आज की डेट में इंडिया में ओवरऑल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, जिसमें से एक हमारी नेशनल कैपिटल दिल्ली भी आती है। और इसी स्पेशल स्टेटस की वजह से एक बहुत ही बड़ी सिचुएशन आ गई है दिल्ली में कि सरकार तो किसी की है बट पावर किसी और के ही हाथ में जा रही है। और ऐसा क्यों और कैसे हुआ है, हम पूरी डिटेल में आज इस बात को समझेंगे। किसी भी यूनियन टेरिटरी की अगर हम बात करें तो वहां पे एक एलजी अपॉइंट किया जाता है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि एक तरीके से रिप्रेजेंटेटिव होता है हमारे प्रेसिडेंट का। बट जैसा कि हम जानते हैं कि इंडिया में प्रेसिडेंट की पावर्स उतनी ज्यादा नहीं होती, इसीलिए ये सारी पावर ज्यादातर गवर्नमेंट के हाथ में ही होती है। यानी यूनियन गवर्नमेंट ही एलजी को अपॉइंट भी करती है और इनडायरेक्टली सारी पावर उन्हीं के हाथ में आ जाती है। तो ऐसा हम क्लियरली कह सकते हैं कि यूनियन टेरिटरीज को कंट्रोल करने का काम सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। दिल्ली के केस में ये चीज थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है, क्योंकि वहां के लोग वोट कर सकते हैं और साथ ही साथ अपनी खुद की गवर्नमेंट चुन सकते हैं। अब दिल्ली के लोग वोट तो कर सकते हैं, अपनी सरकार भी चुन सकते हैं, बट सरकार के पास 3 चीजों की पावर नहीं होती है। इसमें सबसे पहली चीज आती है पब्लिक ऑर्डर की, जो कि हमें प्रोटेस्ट वगैरह में देखने को मिलता है। दूसरी चीज है पुलिस, यानी पुलिस को कंट्रोल नहीं कर सकती है दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट। और तीसरी और आखिरी चीज है लैंड, जो कि गवर्नमेंट के सर्विसेज के बाहर आता है। बट स्टेट के पास ऐसी कंफ्यूजिंग सी पावर क्यों है, इस बात को पहले समझ लेते हैं। इस पूरी हिस्ट्री की शुरुआत होती है 1911 में, जहां पे दिल्ली को हमारे इंडिया का कैपिटल बना दिया जाता है। इसके बाद 1951 में गवर्नमेंट ऑफ पार्ट सी स्टेट्स एक्ट पास किया जाता है। इसका मतलब है कि अब दिल्ली में खुद के इलेक्शंस किए जा सकते हैं, जो कि 1952 में होते भी हैं। यानी इस साल पहले इलेक्शंस होते हैं जिसको इंडियन नेशनल कांग्रेस जीत जाती है। बट 1991 में जाके दिल्ली को अपना स्पेशल स्टेटस मिलता है। इसका मतलब है कि कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में 69th अमेंडमेंट किया जाता है, जिसमें मेजरली 2 आर्टिकल्स का जिक्र होता है, 239AA और 239AB। और यही वो साल था जहां पे डिसाइड किया जाता है कि दिल्ली के पास ऐसा स्पेशल स्टेटस क्यों आएगा। और यही वो पॉइंट था जहां पे दिल्ली को एक बहुत ही कंफ्यूजिंग सी पावर मिलती है। बट इसकी वजह से ज्यादा प्रॉब्लम नहीं देखी जाती है दिल्ली में, क्योंकि स्टेट में भी और सेंटर में भी एक ही सरकार चल रही होती है। बट इसके कुछ सालों बाद कुछ नया होता है दिल्ली में, जिसकी वजह से काफी चीजें बदलने वाली हैं। अन्ना हजारे एक प्रोटेस्ट करते हैं दिल्ली में, जहां उनकी मांग होती है कि भ्रष्टाचार को खत्म किया जाए। और वो एक बिल की मांग करते हैं जिसका नाम होता है लोकपाल बिल। लोकपाल बिल का सबसे बड़ा हाईलाइट यही होता है कि जो भी करप्ट ऑफिसर्स होंगे, करप्ट नेता होंगे, उनको जेल में डाल दिया जाएगा। और एग्जैक्टली इसी प्रोटेस्ट में अन्ना हजारे का साथ देते हैं अरविंद केजरीवाल भी। अब ये प्रोटेस्ट तो वहां पे खत्म हो जाता है, बट अरविंद केजरीवाल के दिमाग में कुछ अलग ही चीज चल रही होती है और वो अपनी एक नई पार्टी ही खोल देते हैं जिसका नाम होता है आम आदमी पार्टी। और सरप्राइजिंगली ये पार्टी अपने पहले ही इलेक्शन में 70 में से 28 सीट्स जीत जाती है। अब 28 सीट्स प्रॉपर नहीं है एक सरकार बनाने के लिए, इसीलिए वो कांग्रेस की 8 सीट्स मिला के एक सरकार बनाते हैं। और उस चीज का वो दावा कर देते हैं कि 15 दिन के अंदर अंदर वो लोकपाल बिल ले आएंगे। बट होता यह है कि बीजेपी के 32 मेंबर्स, कांग्रेस के 8 मेंबर्स और बचे हुए जो भी लोग होते हैं वो सब के सब मना कर देते हैं कि ये बिल तो पास होना ही नहीं चाहिए। यानी आम आदमी पार्टी के 28 मेंबर्स के अलावा बाकी सारे मेंबर्स इस बिल को लाना नहीं चाहते थे। और एग्जैक्टली इसी चीज के बाद अरविंद केजरीवाल अपनी सरकार गिरा देते हैं जन लोकपाल के इश्यू के वजह से। बट यहाँ समझ आता है कि कोलिशन की सरकार थी, इसीलिए ये करना शायद बहुत ज्यादा मुश्किल हो गया होगा। बट फिर दिल्ली में दोबारा से इलेक्शंस होते हैं और इस बार आम आदमी पार्टी 67 सीट्स जीत जाती है 70 में से। बट देखा जाए तो आज की डेट तक भी जन लोकपाल बिल को पास नहीं किया गया है। ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन खड़ा करती है आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पे कि चलो पहले तो आपके पास मेजोरिटी नहीं थी इसलिए आप पास नहीं कर पाए, बट अब तो आपके पास हद से ज्यादा मेजोरिटी है, फिर क्या प्रॉब्लम आ रही है। बट टॉपिक से ना भटकते हुए हमें ये चीज समझनी है कि कैसे सेंटर और स्टेट में लड़ाई चल रही है। बट जैसा मैंने आपको बताया पहले दिल्ली में ऐसी प्रॉब्लम्स नहीं होती थी, बट आज की डेट में दिल्ली में एक अलग सरकार है और सेंटर में एक अलग सरकार है, इसीलिए हमें इन दोनों के बीच में भिड़ंत देखने को मिलती है। और ये फाइट शुरू होती है चीफ मिनिस्टर केजरीवाल और उस समय के एलजी नजीब जंग के बीच में। और इनके बीच में टसल के बहुत सारे किस्से हैं। जैसे 2 मई 2015 एलजी कहते हैं कि सारे मिनिस्टर्स, सारे ऑफिशियल्स को जो फाइल्स होंगी वो उनको रेफर करनी पड़ेंगी। और 30 अगस्त 2016 को नजीब जंग एक फ्रंट खोल देते हैं केजरीवाल के अगेंस्ट में। और इस चीज को लेके ऑफ कोर्स केजरीवाल और आम आदमी पार्टी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से पावर में तो हमें, तो आपको सारी फाइल्स क्यों रेफर करें। और फाइनली 22 दिसंबर 2016 को एलजी नजीब जंग अपनी पोस्ट से रिजाइन कर देते हैं। अब वैसे तो ये फाइट एलजी और सीएम के बीच में हो रही है, बट जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि एलजी को अपॉइंट तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है, तो ये डायरेक्टली और इनडायरेक्टली फाइट स्टेट और सेंटर के बीच में ही हो रही है। और यहाँ तक कि नए एलजी अनिल बैजल के आने के बाद भी ये लड़ाई कंटिन्यू ही रही। तो अभी तक की लड़ाई तो बहुत छोटी मोटी बात है, बट जो अब होने वाला है वो पूरी कहानी को पलट के रख देगा। 2021 में एक जीएनसीटीडी बिल के अंदर अमेंडमेंट किया जाता है और इस अमेंडमेंट के हिसाब से गवर्नमेंट वर्ड का मतलब ही
लेफ्टिनेंट गवर्नर हो जाएगा। यानी मान लो अगर आप दिल्ली में रहते हो और अगर आप कहते हो कि मेरी सरकार है, तो आप माय गवर्नमेंट नहीं कह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि माय लेफ्टिनेंट गवर्नर, क्योंकि गवर्नमेंट शब्द का मतलब ही बदल के एलजी कर दिया गया है। इस अमेंडमेंट के हिसाब से एलजी अगर लॉ बनाना चाहे लेजिस्लेटिव असेंबली में भी, तो भी वो बना सकते हैं। अगर स्टेट गवर्नमेंट को कोई से भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस लेने होंगे तो उससे पहले उनको एलजी का ओपिनियन मांगना पड़ेगा। और लेजिस्लेटिव असेंबली यानी स्टेट गवर्नमेंट अपनी मर्जी से कोई भी रूल नहीं बना सकती है। इस रूल के बाद तो सरकार पूरी तरीके से बौखला ही गई, क्योंकि उनकी पावर छीन के एलजी के हाथ में डाल दी गई थी। और इसीलिए ये पूरा का पूरा डिसीजन कोर्ट में जाता है और 11 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है कि सारी पावर दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में ही है। यानी वही तीन चीजें छोड़ के जो हमने शुरू में पढ़ी थी, यानी पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड की पावर छोड़ के सारी पावर दिल्ली गवर्नमेंट के हाथ में है। बट ये डिसीजन आने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आई कि उनके खिलाफ कैसे डिसीजन दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, और इसीलिए 2023 में सरकार एक नया बिल पास करती है। ये बिल इंट्रोड्यूस भी हो चुका है, लोकसभा में भी पास हो चुका है और राज्यसभा में भी पास हो चुका है। और इस बिल का भी लगभग मतलब वही है जो पिछले वाले का था, यानी चीफ मिनिस्टर या फिर जो भी ऑफिशियल्स होंगे उनको रिपोर्ट करना पड़ेगा एलजी को। और ये अब सिर्फ और सिर्फ एक एक्ट नहीं है, अब ये बिल बन चुका है, क्योंकि प्रेसिडेंट मुर्मू ने अब इस चीज को अप्रूव कर दिया, इसीलिए दिल्ली सर्विस एक्ट अब एक लॉ बन चुका है। क्योंकि जरा सोच के देखो, ये कोई भी दो पार्टीज के बीच में लड़ाई नहीं है, ये एक नॉर्मल इंसान के वोट की वैल्यू पूरी तरीके से गिरा देने वाली बात है। क्योंकि अगर कोई इंसान वोट करता है तो यानी वो सरकार को चुनता है, और अगर वो सरकार चुन के आ रही है तो पावर उन्हीं के पास होनी चाहिए। अब किसी ऐरे गहरे तरीके से उनकी पावर छीन ली जाएगी तो सरकार की प्रॉब्लम नहीं है, ये उन लोगों के लिए बुरा है, क्योंकि अब उनके वोट की कोई वैल्यू ही नहीं बची है। इसीलिए मैं आपको एक और चीज समझाना चाहूंगा, कभी भी किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये सारे के सारे एक जैसे ही होते हैं, बट जो हमारे लिए सही है, एक डेमोक्रेसी के लिए सही है, हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए। बट फिर भी इसमें आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट्स में लिख के जरूर बताओ।